हेलो स्टूडेंट्स, रामानंद हियर। दोस्तों, आज हम कोई क्वेश्चन डिस्कस करने की बजाय इस वीडियो में आज हम ये डिस्कस करेंगे कि गेट 2021 के लिए अगर हम कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं तो उसको किस तरीके से बेटर यूटिलाइज करना है। चाहे वो कोई भी टेस्ट सीरीज हो, कोई भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज हो, बट उसे किस तरीके से बेटर यूटिलाइज करना है कि वो गेट 2021 में हमें अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में मदद कर सके। और ये वही तरीका मैं बताने वाला हूं दोस्तों, जो मैंने अपने गेट के एग्जाम के समय, जिसे मैंने 2014 में दिया था और जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक, मैंने मैकेनिकल ब्रांच से दिया था, जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 70 आई थी। और मुझे लगता है कि ये रैंक ऑब्टेन करने पे टेस्ट सीरीज ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, उसके प्लानिंग ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो मैं वही तरीका बताऊंगा जो मैंने 2014 में अपनाया था। तो चलिए डिस्कस करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये डिस्कस करने से पहले ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। एज आई सेड, माय नेम इज रामानंद बंसल एंड आई हैव क्लियर गेट इन 2014 विद ऑल इंडिया रैंक 70. After that, I got selected in IOCL, HPCL and BARC. Then I finally joined IOCL as operation officer in Hazira Terminal, Surat. And I left the job in 2015 for teaching. And since then, I am teaching in the field of GATE and ERC. तो चलिए अब डिस्कस करते हैं दोस्तों। अगर कोई भी रेप्यूटेड कोचिंग का अगर तुम लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो एक चीज देखना, उसका हर टेस्ट सीरीज का शेड्यूल का पीडीएफ मिलता है। तो उस पीडीएफ में तुम लोग देखना हर एक टेस्ट सीरीज को। आज मैं पहले बता दे रहा, कोई भी जबरदस्ती का मोटिवेशन वाला बात या कोई भी इधर उधर की बात नहीं करूंगा। मेरा कंप्लीटली जो फोकस है केवल टेस्ट सीरीज के प्लानिंग पे ही रहेगा, मैं ये बता दे रहा। तो जिससे टेस्ट सीरीज का प्लानिंग समझना है वही इस चीज को ध्यान से देखना, ठीक है। तो अगर हम लोग कोई भी टेस्ट सीरीज का पीडीएफ देखेंगे तो तुम लोग देखना उसमें 4 कैटेगरी के टेस्ट सीरीज तुमको मिलेंगे। एक तो मिलेगा टॉपिक वाइज टेस्ट, ठीक है, किसमें क्या रहता है, उसका क्या यूज है, सब मैं बताऊंगा, बट कैटेगरी पहले बता दे रहा। एक तुमको मिलेगा कैटेगरी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, एक मिलेगा मल्टी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, जिसे अब मैं शॉर्ट में एमएसडब्ल्यू लिखूंगा, और एक कैटेगरी मिलेगा मॉक टेस्ट या फुल लेंथ टेस्ट। चारों का अपना एक एक रोल है और चारों का अपना ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो सबको हम लोग को, सबका ऐसे नहीं कि केवल टॉपिक वाइज टेस्ट ऐसे बना दिया है, सबका हमारा एक इंपॉर्टेंट है, एक रोल है, वो रोल को हमको समझना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल समझने के लिए टॉपिक वाइज टेस्ट क्या होता है या सब्जेक्ट वाइज क्या होता है, मल्टी सब्जेक्ट वाइज क्या होता है या मॉक टेस्ट होता है। जैसे एक हम लोग कोई भी एक सब्जेक्ट लेके चलते हैं, सपोज एक सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। मैं एग्जांपल के लिए, चूंकि मेरी ब्रांच मैकेनिकल है, तो मैं एग्जांपल लेते समय सब्जेक्ट के नाम में मैकेनिकल ब्रांच के सब्जेक्ट ले सकता हूं, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये टेस्ट सीरीज इलेक्ट्रिकल वाले नहीं दे सकते, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले नहीं दे सकते, सिविल वाले नहीं दे सकते, ये अप्रोच, ठीक है, अप्रोच सबके लिए। बट मैं एग्जांपल मैकेनिकल के सब्जेक्ट का लूंगा क्योंकि मेरी ब्रांच मैकेनिकल थी, ठीक है। तो सपोज एक सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अगर मान लो गेट के सिलेबस में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में 10 टॉपिक इन्वॉल्व है, ठीक है। तो जो तुम लोग का टेस्ट सीरीज में उसमें क्या करेगा, सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के 10 टॉपिक को 2-3 पार्ट या टॉपिक वाइज टेस्ट में डिवाइड कर देगा। जैसे मान लो 2 टॉपिक में डिवाइड किया हुआ है, एक को बोल दिया टॉपिक वाइज टेस्ट सॉम 1, एक को बोल दिया टॉपिक वाइज टेस्ट सॉम 2। सपोज दोनों में 5 टॉपिक को इन्वॉल्व कर लिया, ठीक है। हो सकता है किसी कोई अगर सब्जेक्ट बड़ा है तो उसमें 3 टॉपिक वाइज टेस्ट हो, वो तुम लोग को अलग अलग मिल जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया टॉपिक वाइज टेस्ट, ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल में इसको ले लिया। उसके बाद क्या करेगा, पूरे सॉन्ग का एक केवल सॉन्ग सब्जेक्ट का पूरे 10 टॉपिक इन्वॉल्व करते हुए एक टेस्ट आएगा, ठीक है, पूरे सॉन्ग का। उसको ये कौन सा टेस्ट बोलेंगे हम लोग, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। टॉपिक वाइज टेस्ट हो गया ये, और ये सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा टेस्ट सीरीज में देखना तुम लोग, जैसे ये सॉन्ग का ये टॉपिक वाइज टेस्ट हुआ और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हुआ, वैसे ही मान लो एक और सब्जेक्ट है मशीन डिजाइन, तो उसके भी टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, उसके भी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे। सिमिलरली एक और सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उसके भी टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे और उसके भी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे। तो उसके बाद उन लोग टेस्ट सीरीज वाले क्या करेंगे, इन 3 सब्जेक्ट का जैसे टॉपिक और सब्जेक्ट वाइज हो जाएगा, मशीन डिजाइन का टॉपिक और सब्जेक्ट वाइज हो जाएगा और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज हो जाएगा। तो हो सकता है ये 3 सब्जेक्ट का कॉम्बो बना के, जरूरी है उस कॉम्बो में सॉम एमडी ईएम ही मिले, हो सकता है केवल सॉम और एमडी हो उस कॉम्बो में। ये भी हो सकता है कि उस कॉम्बो में, ठीक है, जरूरी नहीं है कि उस कॉम्बो में केवल सॉम एमडी और ईएम मिले, हो सकता है उस कॉम्बो में केवल सॉम और एमडी हो सकता है उस कॉम्बो में सॉम और थर्मोडायनेमिक्स हो, कॉम्बो कुछ भी हो, बट 2 से 3 सब्जेक्ट का तुम लोगों को कॉम्बो बनाया हुआ होगा,
जैसे एक कॉम्बो बना लिया सॉम एमटीईएम का, एक कॉम्बो बना लिया एफएम थर्मो एचएमटी का, एक कॉम्बो बना लिया आईई प्रोडक्शन का, सपोज एक कॉम्बो बना लिया मैथ और एप्टीट्यूड का। तो ऐसे तुम लोग को कॉम्बो टेस्ट मिलेंगे, जिसे जनरली उसको वो बोलेंगे मल्टी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। तो एक बार एग्जांपल के लिए मैं समझ के लेते चला, एक कॉम्बो जो है हम लोग का किसका है, सॉम प्लस एमडी प्लस ईएम का। कॉम्बो कुछ भी हो बट उसका स्ट्रेटजी समझने के लिए। और मॉक टेस्ट तो खैर सबको ही पता है, ये फुल लेंथ टेस्ट होगा। इसका पेपर का पैटर्न एज इट इज वही होगा जो गेट का पैटर्न है, यानी 65 क्वेश्चन 100 नंबर के, 65 क्वेश्चन 100 नंबर के 3 घंटे में देना होगा, तो वो मॉक टेस्ट है। ये तो समझ में आ गया, टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, मल्टी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एंड मॉक टेस्ट। अब इसको हम लोग को देना किस तरीके से, यूटिलाइज कैसे करना है। तो पहले तो मैं जो स्ट्रेटजी बता रहा हूं तुम लोग को, मैं बता रहा हूं ये ऊपर के 3 पार्ट की पहला चीज, और दूसरा स्ट्रेटजी बता रहा हूं मैं आज से लेके 15 दिसंबर तक की स्ट्रेटजी, 15 से 20 दिसंबर तक की, ठीक है। उसके बाद आफ्टर 15 से 20 दिसंबर क्या करना है, उसी में मॉक टेस्ट भी इन्वॉल्व होगा, वो मैं उसके बाद बताऊंगा। अभी मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूं ये 3 पार्ट देने का, और इस 3 पार्ट को कैसे यूटिलाइज करना है, और 15 दिसंबर तक उसको किस तरीके से यूज करना है, उसकी स्ट्रेटजी बता रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जाहिर सी बात है, पहले तो टॉपिक वाइज टेस्ट आएगा। तो सपोज सॉम का टॉपिक वाइज टेस्ट है सॉम 1, सपोज उसमें 5 टॉपिक है, सॉम 2 सपोज उसमें 5 टॉपिक है, और ये दोनों टॉपिक वाइज टेस्ट मिला के पूरा सॉम का सिलेबस कवर हो रहा है। अब हमें क्या करना है, पहला चीज, कोई भी टेस्ट बिना पढ़े नहीं देना है। मैं वापिस रिपीट कर रहा, कोई भी टेस्ट बिना पढ़े नहीं देना है, ये गांठ मार के रख लो, कोई भी टेस्ट बिना पढ़े नहीं देना है। अब टॉपिक वाइज टेस्ट देते से पहले किस तरीके से पढ़ाई करना है, ठीक है। अब वो क्या करोगे, उसको मैं जैसे सॉम 1 में 5 टॉपिक है या जो भी सिलेबस है वो मेरे को पता चल गया, और उसको कैसे पढ़ना है, तो जितने भी टॉपिक है उनके लाइन एक एक टॉपिक करके पहले तो क्लास नोट्स पढ़ो, अच्छे से पढ़ना है क्लास नोट्स को। क्लास नोट्स का मतलब ये नहीं कि कोई कोचिंग नहीं चाहिए, क्या होगा तो सर बोलोगे मेरे पास क्लास नोट्स नहीं है, अरे तुम लोग गेट की तैयारी कर रहे हो तो उस सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं से तो पढ़े होगे, ऐसा तो हो नहीं सकता उस सब्जेक्ट को पढ़े ही ना हो, तो वही तुम लोग का क्लास नोट्स है। उसको जिस तरीके से अपने लिए एक नोट्स बना लिए वही क्लास नोट्स है, ठीक है। तो एक तो हो गया क्लास नोट्स, उसके बाद उस टॉपिक के कंप्लीट करोगे गेट के क्वेश्चन। इवन अगर पहले गेट के क्वेश्चन बना लिए हो तो भी टॉपिक वाइज टेस्ट देने से पहले मेरे को एक बार गेट के क्वेश्चन बनाना है। हाँ, अगर पहले तुम लोग बना चुके हैं तो इसमें अपने आप थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, ठीक है, बट गेट के क्वेश्चन बनाना है। उसके बाद हम लोग को बनाना है ईएस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैं ये मान के चल रहा हूं कि हर सब्जेक्ट को एक एक बार पहले पढ़ चुके हो, उसके बाद इस सीरीज में आ रहे हो, ठीक है। उसके बाद ईएस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ईएस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं जनरली 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं बनाते समय, ठीक है। एक तो मैं पार्ट डिवाइड करता हूं कॉन्सेप्चुअल प्लस न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और जो भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो, और दूसरा मैं डिवाइड करता हूं ईएस में थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड, कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर मिलते हैं जिसे हमें याद करना पड़ेगा, तो उसे मैं डिवाइड कर रहा हूं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पे। तो कॉन्सेप्चुअल प्लस न्यूमेरिकल में तो कोई दिक्कत नहीं, उसको अच्छे से बनाओ, ठीक है। हाँ, मेमोरी बेस्ड जो देख के समझ में आ गया कि इसको याद ही करना पड़ेगा, इसमें कॉन्सेप्ट सीखने वाला कुछ है ही नहीं, वो अपने आप समझ में आ जाएगा, तो उसको एक जगह मैं बोलूंगा अभी लिखते जाओ। एक मेमोरी बेस्ड वाला अलग से पतली सी कॉपी बना लो, पतली ही लगेगी, उसको एक जगह लिखते जाओ, एक बार रीड कर लो, लेकिन उसको फिर लास्ट के 15 दिन में रिवाइज करोगे तो अपने आप एक बार वो कवर हो जाएगा। उसको एकदम रटने में दिमाग नहीं लगाना है, तो दिमाग नहीं तो रटंतु वाला बन जाएगा। हम लोग को अभी क्या पढ़ना है, पहले कॉन्सेप्चुअल प्लस न्यूमेरिकल, मेमोरी बेस्ड को एक बार रीड करके एक जगह लिखते जाए, बहुत ज्यादा उसमें मेरे को फोकस या दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ना है, ठीक है। क्लास नोट्स, गेट के क्वेश्चन, ईएस के क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल प्लस न्यूमेरिकल, मेमोरी बेस्ड। ये करने के बाद अगर तुम लोगों ने उस टॉपिक के फॉर्मूला कॉपी नहीं बनाया है तो वो शॉर्ट नोट्स या फॉर्मूला कॉपी जो भी बोलना है वो बनाते जाना, ठीक है। अभी मैं शॉर्ट नोट्स का बनाने का सबको तरीका पता होगा, नहीं पता होगा तो कमेंट में लिख लेना, मैं बता दूंगा कैसे, बट बनाते जाना। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, शॉर्ट नोट्स में वो चीज मेरे को कतई लिखने की जरूरत नहीं है जो मेरे को लगता है कुछ भी हो जाए मैं कभी नहीं भूलूंगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं, अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर एक सर्कल है, उसका रेडियस r है, मैं पूछता हूं उसका एरिया का फॉर्मूला बताओ, तो मेरे को उम्मीद करता हूँ कोई भी ब्रांच का हो सबको पता होगा, पाई r स्क्वायर है, और मैं उम्मीद करता हूँ वो कभी तुम लोग को पता होगा, नहीं भूलोगे। अब मैं ये एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि इससे रिलेट करना आसान था। वैसे हर को अपने सब्जेक्ट में पता होता है कि ये कुछ भी हो जाए मैं नहीं भूलूंगा, तो उसको जबरदस्ती लिखने की जरूरत नहीं है, बट जिसमें भी डाउट है उसको लिखते जाना। तो ये तो हो गया शॉर्ट नोट्स, ठीक है। जैसे ये सारा चीज हो गया, उस 5 टॉपिक का क्लास नोट, गेट के क्वेश्चन, ईएस के क्वेश्चन, फॉर्मूला कॉपी नहीं बनाया तो मेंटेन कर लिए, जैसे ये हो गया उसके बाद मेरे को सॉम 1 के यानी उस टॉपिक वाइज टेस्ट को देना है।
अब उस टॉपिक वाइज टेस्ट को देते समय बहुत ज्यादा स्ट्रेटजी नहीं है, टेस्ट से पहले का चीज इंपॉर्टेंट था। उससे मेरा हुआ क्या, वो सारे टॉपिक एक बार मेरे अच्छे से रिवाइज हो गए, ठीक है। उसके बाद ये टेस्ट मान लो एक बार के लिए, मान लो 30 मिनट का टॉपिक वाइज टेस्ट है, तो इस टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन आए हैं मेरे को पहले तो कोशिश वही करना है कि 30 मिनट में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करना है, 30 मिनट को बेटर यूटिलाइज करके उसको कंप्लीट करने का कोशिश करना है। मैं इसके लिए इस टेस्ट को देने का कोई टाइम मैनेजमेंट का तरीका नहीं बता रहा, और इसमें टाइम मैनेजमेंट का खुद से प्लानिंग भी नहीं करना है तुम लोग को। ये जैसे जैसे टेस्ट देते जाओगे वो अपने आप इंप्रूव होते जाएगा टाइम मैनेजमेंट। हम लोग को अलग से टाइम मैनेजमेंट का प्लानिंग टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज या मल्टी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देते समय नहीं करना है, कोई जरूरत नहीं है। जब उसकी टाइम वेस्टेज है वो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट प्लान करना होता है, वो अपने आप बिल्ड होते जाएगा टेस्ट देते समय। मेनली टाइम मैनेजमेंट का प्लानिंग करना हम लोग को मॉक टेस्ट देते समय, क्योंकि एक्चुअल में अगर बात करोगे तो हम लोग को 3 घंटे में 12 या जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके टेस्ट एक साथ 65 क्वेश्चन को 3 घंटे में कंप्लीट करना है। एक्चुअल में मेरे को 100 मन का टेस्ट गेट में नहीं देना है, तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट का प्लानिंग इसमें नहीं करना है, ये अपने आप इंप्रूव होते जाएगा। ये चीज क्लियर है, क्योंकि इसका टाइम मैनेजमेंट का प्लानिंग मॉक टेस्ट में फायदा नहीं होगा उससे, ठीक है। हाँ, मेरे को कोशिश करना है 30 मिनट में या जितने भी देर का टेस्ट है उसमें उस टेस्ट को कंप्लीट करने का, ठीक है। जैसे ये टेस्ट हुआ उसके बाद का चीज इंपॉर्टेंट है। पहला तो इंपॉर्टेंट था टेस्ट देने से पहले कैसे उसको रिवाइज करना है वो बता दिया टॉपिक वाइज टेस्ट के लिए। उसके बाद का चीज इंपॉर्टेंट है, टेस्ट तो अच्छे से देना है जैसे ही वो दे दिए। अब उसके बाद में क्या होगा, टेस्ट देने के बाद ये हो सकता है कि टेस्ट देने के बाद कुछ क्वेश्चन मेरे से बने ही ना, कुछ क्वेश्चन मतलब अभी तो ये तो बात की चीज है कितने क्वेश्चन गलत हुए कितने क्वेश्चन सही हुए, कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो मेरे से बने ही ना हो। मान लो एक बार के लिए एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूँ 3 क्वेश्चन मेरे से बने नहीं, उसका कारण कुछ भी हो सकता है टाइम कम पड़ गया हो सकता है टेस्ट देते समय जितना गिवन टाइम था उसमें मैं अप्रोच नहीं ले पाया, जितना गिवन टाइम था मैं अप्रोच नहीं ले पाया। तो अब मेरे को क्या करना है, पहले तो उन 3 क्वेश्चन को दिमाग से टाइम कंस्ट्रेंट को हटा के, कि अभी अब तो मेरे पास आधा घंटे का कंस्ट्रेंट नहीं है ना, टाइम कंस्ट्रेंट को हटा के उन 3 क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करना है। अभी सॉल्यूशन नहीं देखना है, उन 3 क्वेश्चन को देखना है, उसमें से एक आध क्वेश्चन तो पक्का बन जाएगा, ठीक है। तो टाइम कंस्ट्रेंट हटा के उन 3 क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करना है, पहला चीज। उसके बाद टेस्ट का एनालिसिस करना है। अब एनालिसिस में ओवरऑल मान लो कुछ क्वेश्चन गलत हुए होंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं बने होंगे, 3 में भी जरूर थोड़ी तीनों बन गए होंगे टाइम कंस्ट्रेंट हटाने के बाद भी, तो ओवरऑल मान के गलत मिला के नहीं बने मिला के ओवरऑल मान लो 5 क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें जो गलत हुआ या जो नहीं बना उसमें 3 ही कारण हो सकता है गलत होने का, मेनली 3 कारण हो सकता है, ठीक है। एक तो वो क्वेश्चन नहीं बना होगा क्योंकि तुम लोग से कॉन्सेप्ट की कोई गलती होगी, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हुआ होगा, पहला कारण। दूसरा कारण हो सकता है कुछ सिली मिस्टेक्स हुआ होगा, मैं तीनों को समझाऊंगा, ठीक है। और तीसरा कारण हो सकता है कि वो क्वेश्चन ही आउट ऑफ सिलेबस हो, और ये हो सकता है टेस्ट सीरीज में ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस हो, ठीक है। तो उसमें मेरे को घबराना नहीं है। अब क्या अप्रोच लेना है, अगर मेरे से वो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के कारण नहीं बना तो जाहिर सी बात है उसमें मेरा कॉन्सेप्ट वीक है, और कॉन्सेप्ट वीक है तो उस टॉपिक को वापस मेरे को अच्छे से पढ़ना है, नहीं पढ़ोगे तो टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर मेरे से वो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली नहीं बना है मतलब मेरा टॉपिक कमजोर है, और कमजोर है तो उसको वापस अच्छे से पढ़ना है, जो भी सर है उससे डिस्कस करना है, जो भी करो लेकिन उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना है। इससे यही तो इसका फायदा हुआ ना कि मेरे को एक टॉपिक पता चल गया जो कमजोर है और उसको उसके बाद भी मैं सही नहीं कर पा रहा हूं, तो फिर क्या मतलब हुआ टेस्ट देने का, तो उसको अच्छे से पढ़ना है। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक। अगला सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक में किसको बोलूंगा कि वो क्वेश्चन में मेरे को सब चीज आता था फिर भी गलत हो गया, सब चीज आता था फिर भी मतलब उसमें कॉन्सेप्ट का मतलब गलती तो हुआ नहीं, और अपने आप देख के समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो क्वेश्चन में डायमीटर दिया था और तुम लोग उसको रेडियस लेके चल लिए, या रेडियस दिया था डायमीटर, ये तो कॉन्सेप्ट का मिस्टेक नहीं है। मान लो क्वेश्चन में मेरे को जैसे हीट ट्रांसफर में एक क्वेश्चन है क्रिटिकल थिकनेस, हीट ट्रांसफर में एक टॉपिक आता है जिसमें क्रिटिकल रेडियस और क्रिटिकल थिकनेस इन्वॉल्व होता है। हो सकता है मेरे को पूछा था क्रिटिकल रेडियस, हड़बड़ी में क्रिटिकल थिकनेस निकाल के आ गए, या पूछा था क्रिटिकल थिकनेस, हड़बड़ी में क्रिटिकल रेडियस निकाल के आ गए। ऐसा तो है नहीं कि मेरे को क्रिटिकल रेडियस कॉन्सेप्ट नहीं पता या क्रिटिकल थिकनेस का कॉन्सेप्ट नहीं पता, दोनों पता है, दोनों का फॉर्मूला भी पता है, हर चीज पता है, फिर भी मैं गलत करके आया इसको सिली। सबसे ज्यादा जैसे इवन मैं कई लोगों को देखा हूं पढ़ाते हुए, सबसे ज्यादा लोगों को मिस्टेक होता है सिली मिस्टेक्स में यूनिट का मिस्टेक, यूनिट का मिस्टेक सबसे ज्यादा होता है। तो वो मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम लोग से भी उसका मिस्टेक होते जाएगा, वो टेस्ट में अपने आप सामने आते जाएगा किसका मिस्टेक ज्यादा हो रहा है। बट अगर कोई क्वेश्चन मेरे को सिली मिस्टेक से नहीं बना
तो उसके लिए क्या, उसको ऐसे छोड़ देंगे अगले बार नहीं मिस्टेक होगा, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मैं मेन कारण बता रहा हूं, जिसका भी गेट में रैंक नहीं आता जो अच्छे से तैयारी किया है, उसका मेन कारण ये नहीं होता, मेन कारण सिली मिस्टेक्स ही होता है। और अगर मेरे को पता है कि रैंक ना आने का अच्छे से पढ़ने के बाद मेन कारण सिली मिस्टेक है, फिर भी मैं उसको सुधार नहीं कर पा रहा हूं, तो इसका मतलब है कि मैं गेट की तैयारी अच्छे से नहीं कर रहा। सब्जेक्ट केवल पढ़ना गेट की तैयारी नहीं है, ठीक है, तो इसको मेरे को सुधारना है। अब अगला सवाल आ रहा है, इसको कैसे सुधारें? तो इसका जो मैं तरीका अपनाता था वही मेरे को सबसे अच्छा लगता है। हाँ, बट तुम लोग अपना भी प्लान कर सकते हो, बट मैं अपना तरीका बता दे रहा। मैंने क्या किया था, एक कॉपी, जैसे सब फॉर्मुला कॉपी या शॉर्ट नोट्स कॉपी बनाते हैं, एक और कॉपी बनाया था, मिस्टेक कॉपी। हाँ, लेकिन मिस्टेक कॉपी में मैं टेस्ट के क्वेश्चन को ही इन्वॉल्व करता था, जब मैं गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या बुक के क्वेश्चन बना रहा हूं उसको इन्वॉल्व नहीं कर रहा। अब मैं क्या करूंगा, जो क्वेश्चन टेस्ट में मेरे से सिली मिस्टेक के कारण नहीं बने हैं, तो एक तो उस क्वेश्चन को लिख लिए, और दूसरा उस क्वेश्चन में मेरे से क्या मिस्टेक हुआ इसको शॉर्ट में लिख लिया। जैसे डायमीटर को रेडियस पर लिया है, तो उसको मैं लिख लिया, अगले बार ध्यान देना है कि डायमीटर है कि रेडियस है। जैसे अगर मैं क्रिटिकल रेडियस को थिकनेस समझ लिया, थिकनेस को रेडियस, या ध्यान से नहीं पढ़ा, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, रेडियस है कि थिकनेस। यूनिट का मिस्टेक ज्यादा हो रहा है तो उसको स्पेशली कि ऐसा यूनिट पे हर चीज को लेना है, या इस टाइप के क्वेश्चन में अगर कोई स्पेशल अलग टाइप का यूनिट लेना है तो यहाँ ध्यान रखना है इसका, क्वेश्चन में कौन से यूनिट में दिया उसको अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को, ये सारा चीज है। तो जो भी मिस्टेक हो रहा है क्वेश्चन के साथ उसको लिखते जाओ, और उसको लिखोगे तो अगली बार जब सेम सब्जेक्ट का टेस्ट दोगे तो उसको बस एक बार ऊपर से बस पलट लिए ना, और सिमिलर नेचर का या उसके आसपास का क्वेश्चन आया तो अपने आप उस समय तुम लोग का दिमाग एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव कहने का मतलब अपने आप क्लिक करेगा कि ध्यान से अपने आप देखना शुरू कर दोगे, डायमीटर है कि रेडियस, यूनिट को केयरफुली खुद ही यूज करना शुरू हो जाओगे। और सिली मिस्टेक धीरे धीरे इसी तरीके से इंप्रूव होता है, और कोई तरीका नहीं है मेरे ख्याल से इसको इंप्रूव करने का, ठीक है। तो यही तरीका है, उसको एक कॉपी में लिखते जाओ और अगली बार टेस्ट सीरीज देते समय उसको, टेस्ट देते समय उसको एक बार पलट लो, तो धीरे धीरे वो अपने आप क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, ठीक है। ये तो गया सिली मिस्टेक्स। अगला, अगर आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन आया तो मैं तो हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ, सिलेबस से बाहर की चीजें पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। एक आध चीज लगता है, टॉपिक जो लगता है कि सिलेबस गेट में जनरली पूछता है जो सिलेबस में भी नहीं है, तो पहले ही पढ़ लिए होगे। ऐसा कोई क्वेश्चन आया एकदम अचानक टाइप का आउट ऑफ सिलेबस, तो उसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। हाँ, सिंपल कोई फॉर्मूला बेस्ड है या सिंपल कॉन्सेप्ट है, उसको पढ़ना चाहो तो थोड़ा बहुत पढ़ लिया 10-15 मिनट में, आधा घंटा में। लेकिन ऐसा कोई है जिसके लिए मेरे को पूरा नया टॉपिक ही पढ़ना पड़ेगा, एक दिन 2 दिन लगाना पड़ेगा, तो कुछ नहीं करना है, उसको सिंपली स्किप करो, वो गेट में नहीं आने वाला। 4-5 बार अपने आप से बोलना वो गेट में नहीं आने वाला, वो गेट में आएगा ही नहीं, क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये हो गया, तो ये तो हो गया टॉपिक वाइज टेस्ट देने का। इसमें हो क्या रहा है, वो टॉपिक अच्छे से रिवीजन हो जा रहा है। पोस्ट टेस्ट में जो गलतियां हो रही थी वो मेरे से, अगर कॉन्सेप्ट का मिस्टेक है तो उसको मैं वापस पढ़ ले रहा, सिली मिस्टेक है तो उसको नोट करके अगली बार के लिए ध्यान रखना है, और आउट ऑफ सिलेबस है तो उसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, ठीक है। जैसे सॉन्ग 1 का ये कंप्लीट हुआ, फिर जाहिर सी बात है सॉन्ग 2 भी अप्रोच तो सेम होगा, उसको इसी तरीके से पढ़ के क्लास नोट, गेट के क्वेश्चन, ईएस के क्वेश्चन, ईएस में कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल प्लस मेमोरी बेस्ड, सेम तरीके से पढ़ के सॉन्ग 2 के टॉपिक वाइज टेस्ट दे दोगे। टेस्ट देने से पहले, उसके बाद टेस्ट देने के बाद वाला जो एनालिसिस बताया, अगर गलती हुआ है तो कॉन्सेप्ट का गलती, मिस्टेक, सिली मिस्टेक और आउट ऑफ सिलेबस, उन 3 चीजों का जो तरीका है उसको अप्लाई करके सॉन्ग 2 दोगे। इस तरीके से सॉन्ग पूरा हो गया। अब जैसे सॉन्ग पूरा हो गया, अब मेरे को देना है सॉन्ग का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। अब सब्जेक्ट वाइज का क्या अप्रोच लोगे, तो अगेन मैं वापस बोल रहा हूं, बिना पढ़े टेस्ट नहीं देना है। तो अब मेरे को क्या करना है, वापस सॉन्ग का क्लास नोट्स पढ़ो। क्लास नोट्स क्यों बोल रहा हूं क्लास नोट्स, फॉर्मुला कॉपी अभी नहीं पढ़ना है, फॉर्मुला कॉपी बनाए हो लास्ट के 1.5 महीने के लिए बनवाया हूं, सब ज्यादा चीजें अच्छे से कवर क्लास नोट्स में ही है, तो अभी क्लास नोट्स पढ़ना है। उसको कैसे यूज करना है लास्ट में मैं बताऊंगा। वापस क्लास नोट्स अच्छे से पढ़ो, क्लास नोट्स पढ़ने के बाद अच्छे से अब सॉन्ग का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दो। अब मान लो ये टेस्ट है 45 मिनट का, तो अगेन कोशिश वही करना है, टाइम मैनेजमेंट यहाँ से अलग से प्लानिंग कुछ नहीं करना है, 45 मिनट में उसको कवर करने की कोशिश। 45 मिनट टेस्ट देने के बाद अगेन मेरे से जो क्वेश्चन नहीं बने, मेरे को टाइम कंस्टेंट दिमाग से हटा के, मान लो 3 क्वेश्चन नहीं बने तो टाइम कंस्टेंट को दिमाग से हटा के उनको एक बार बनाना है। उसके बाद जो क्वेश्चन मेरे से गलत हुए या नहीं बने, अगेन उसका एनालिसिस का तरीका सेम है। अगर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है तो उस टॉपिक को वापस पढ़ना है, अगर मेरे से सिली मिस्टेक है तो उसको एक जगह नोट करना है, अगली बार के लिए इंप्रूव करना है। अगर आउट ऑफ सिलेबस है तो उसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अब हुआ क्या, टॉपिक वाइज से पहले एक बार अच्छे से रिवीजन हो गया, सब्जेक्ट वाइज से पहले एक बार क्लास नोट्स रिवाइज। तो ध्यान देना, रिवीजन भी साथ के साथ होते जा रहा है, तुम लोग को पता नहीं चल रहा है, और टेस्ट भी होते जा रहा है, और उसका प्रॉपर एनालिसिस भी होते जा रहा है, हर चीज हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया सब्जेक्ट वाइज।
अब सब्जेक्ट वाइज के बाद जैसे सॉन्ग का ये सब्जेक्ट वाइज शुरू हुआ, अब टेस्ट सीरीज के उसके तुम लोग पीडीएफ में देख लेना कॉम्बो में कौन कौन से सब्जेक्ट इन्वॉल्व है। जैसे मान लो एक कॉम्बो है सॉन्ग, एमडी और ईएम का, मैं समझ एग्जांपल के लिए ये लिया हूं। सिविल का तो ये आएगा नहीं, मान लो सिविल में एक कॉम्बो है सॉन्ग और स्ट्रक्चर का, क्लियर। वैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों में एक कॉम्बो है डिजिटल और सिग्नल सिस्टम का। जो भी कॉम्बो है वो सब्जेक्ट देख लेना। और जैसे सॉन्ग का कंप्लीट हुआ टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज, सेम मैनर में मशीन डिजाइन का, एक बार मैं सॉन्ग, एमडी और ईएम कॉम्बो ले रहा हूं तो मशीन डिजाइन का टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज देना। सेम पैटर्न में ईएम का टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज दे देना। और जैसे ये तीनों का टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो गया, उसके बाद मेरे को क्या करना है, चूंकि मेरे पास कॉम्बो है सॉन्ग, एमडी और ईएम का। अच्छा, कोई भी अच्छे कोचिंग का अगर टेस्ट सीरीज लोगे तो ये जो कॉम्बो टेस्ट है ना, उसमें भी देखना तुम लोग को कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा भी और कम से कम भी, हर एक कॉम्बो के 2 टेस्ट मिलेंगे। जैसे सॉन्ग, एमडी, ईएम के कॉम्बो के तुम लोग को पक्का 2 टेस्ट मिलेंगे। आजकल क्या किया है, हर टेस्ट सीरीज वाले, जैसे 2021 के लिए गेट का टेस्ट सीरीज है ना, तो जो गेट 2020 के लिए लोग टेस्ट सीरीज चलाए होंगे ना, उसके भी क्वेश्चन 2021 के टेस्ट सीरीज में होता है, उसके भी प्लानिंग पूरा मिलेगा। तो पक्का है कि ये कॉम्बो के 2 टेस्ट तुम लोग को मिलेंगे। तो अभी केवल मेरे को एक कॉम्बो देना है, ध्यान रखना है, अभी केवल एक कॉम्बो। दूसरे कॉम्बो को मैं लास्ट के 1.5 महीने के लिए बचा के रखूंगा, उसको लास्ट के 1.5 महीने में कैसे यूज करना है वो मैं बताऊंगा, बट अभी मेरे को केवल एक कॉम्बो देना है, ठीक है। अब क्या करोगे, सॉन्ग का टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज हो गया, एमडी का टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज हो गया, ईएम का टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज हो गया। उसके बाद इन तीनों सब्जेक्ट के क्लास नोट्स को अच्छे से रिवाइज करो। अभी भी फॉर्मुला कॉपी नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्लास नोट्स पढ़ना है, ठीक है। और जैसे ही क्लास नोट्स पढ़ लिए, उसके बाद जो एक कॉम्बो है सॉन्ग, एमडी, ईएम का, उसका प्रॉपर वे में टेस्ट देना है। तरीका सेम, मान लो ये 3 कॉम्बो का 1.5 घंटे का टेस्ट है, तो पहला कोशिश 1.5 घंटे में टेस्ट को अच्छे से देना है, प्रॉपर यूटिलाइज करके, कोई विशेष प्लानिंग नहीं करना है, वो अपने आप बिल्ड होते जाएगा। उसके बाद टेस्ट देने के बाद का भी तरीका सेम, बट उसको सिंसियरली करना है। क्या करना है, पहले तो टाइम, जो क्वेश्चन नहीं बने टाइम कंस्ट्रेंट हटा के बनाना है, फिर जो गलत हुए या नहीं बने उसको कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है तो वापस पढ़ना है, सिली मिस्टेक का जो तरीका बनाया वो अपनाना है, आउट ऑफ सिलेबस है तो वो अपनाना है। और ध्यान देना, इतना तक जैसे तुम लोग पहुंचे तो ये सॉन्ग, एमडी, ईएम का टॉपिक वाइज देते समय एक बार रिवीजन, सब्जेक्ट वाइज देते समय एक बार रिवीजन, और तीसरा कॉम्बो देते समय एक और बार रिवीजन हो गया, 3 बार रिवीजन हो चुके हैं। दूसरा चीज, शुरू में तुम लोग कुछ टॉपिक के लिए अपने आप दिमाग को तैयार किए, फिर सब्जेक्ट के लिए दिमाग को तैयार हुए, अब 3 सब्जेक्ट के लिए एक साथ दिमाग को तैयार किए, 3 सब्जेक्ट का टेस्ट एक साथ देने के लिए दिमाग को तैयार किए। देखना हर चीज अपने आप होते जा रहा है, मेरे को हाँ उसके एनालिसिस में नहीं जाना है कि ये दिमाग को कैसे मेरे को तैयार, वो अपने आप बिल्ड होगा, इसीलिए तो ये प्लानिंग बना है टेस्ट सीरीज का, ठीक है। तो ये तो हो गया कॉम्बो टेस्ट देने का तरीका, ठीक है। अब ये अप्रोच लेके तुम लोग को टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज कॉम्बो करके, एक एक करके, जैसे सॉन्ग, एमडी, ईएम का कॉम्बो हो गया, फिर एफएम, थर्मो, एचएमटी का, एफएम का टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज, थर्मो का टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज, एचएमटी का टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज, फिर तीनों का जो कॉम्बो, एक कॉम्बो 2 कॉम्बो में से वो देना है। ये अप्रोच लेके तुम लोग चलो लगभग 15 से 20 दिसंबर तक, ठीक है। ऐसा कोई फिक्स डेट नहीं कि 15 दिसंबर मेरे को जाना है, 15 से 20 दिसंबर तक, मैं मान के चल रहा हूँ 20 दिसंबर या 15 दिसंबर, जो भी लेना है एक ले लो, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद मेरे को, अभी हम लोग तैयारी कर रहे थे टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, मल्टी सब्जेक्ट वाइज, बट अब मेरे को रियल में तैयारी करना है सीधा डायरेक्टली गेट के हिसाब से। मतलब 20 दिसंबर के बाद से मेरे को मॉक टेस्ट देना शुरू करना है। हाँ, साथ में याद होगा मैं एक कॉम्बो छोड़ने बोला था, हर कॉम्बो का, जैसे सॉम, एमडीएम के 2 कॉम्बो है तो एक कॉम्बो उस समय देना था एक, तो उसको भी कैसे यूज करना है मैं समझाऊंगा। पर 20 दिसंबर के बाद मेनली मॉक टेस्ट देना शुरू करना है। कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। हाँ, तुम लोग ये बोलोगे सर हो सकता है 20 दिसंबर तक किसी का एक आध सब्जेक्ट जैसे बच गया हो, सॉम हो गया हो, एमडी, एक आध सब्जेक्ट बच गया हो, रिवाइज करके टेस्ट देना, कोई दिक्कत नहीं है, उसको दे सकते हो 20 दिसंबर के बाद, उसको भी, उसमें परेशान नहीं होना है। लेकिन 20 दिसंबर के बाद से मॉक टेस्ट को मेरे को शुरू कर देना है। बाकी टाइम जो मेरे को बच रहा है, ये जो कॉम्बो 2 देने का अप्रोच बताऊंगा, वो अप्रोच अभी नहीं लगाना। फिर अगर एक आध सब्जेक्ट का टेस्ट देना बच गया है, उसको जिस तरीके से पहले से टेस्ट देते आ रहे हो उस तरीके से पहले उसको पूरा कर लेना। उसके बाद जो मैं कॉम्बो 2 का तरीका बताऊंगा वो अप्लाई करना। लेकिन 20 दिसंबर के बाद मेरे को मॉक टेस्ट तो देना शुरू कर ही देना है किसी भी हालत में, ठीक है। हाँ, बट इसका मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट तुम लोग का बच गया है, हो सकता है उसके क्वेश्चन थोड़े कम बने मॉक टेस्ट में, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो पता है ना तुम लोग को, अभी उसका टेस्ट देना बचा है, उसको रिवाइज करना बचा है, तो कम भी बनेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मॉक टेस्ट देना, क्योंकि मेरे को 20 दिसंबर के बाद से गेट के लिए मेरे को तैयार करना है अपने आप को। और गेट के लिए तैयार करने का मतलब हर सब्जेक्ट को केवल अच्छे से पढ़ना नहीं है, 12 सब्जेक्ट का एक साथ टेस्ट देने के लिए तैयार करना है,
3 घंटे में 65 क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट करने के लिए अपने आप को तैयार करना है। तो उसके लिए मॉक टेस्ट देना जरूरी है, और उसको कैसे देना है वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मॉक टेस्ट में क्या क्या इन्वॉल्व होगा। एक तो जो टेस्ट सीरीज है तुम लोग का, उसके टेस्ट तो फुल लेंथ टेस्ट होंगे। एक बार के लिए मैं मान के चल रहा हूँ लमसम उस पर 15 टेस्ट हो सकता है, 10 ही टेस्ट हो सकता है, 20 ही हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ 15। ठीक है, साथ में तुम लोग क्या करोगे, रिवर्स ऑर्डर में 2020, 2019, 2018, 2017 इसके क्या करोगे, ईयर वाइज आईटी के साइड में मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड कर लेना ईयर वाइज। ठीक है, ये और 2014 तक, उससे पहले के मत करना, आईटी के साइड में मिल जाएगा। मान लो 2014 तक 15 ऐसे मॉक टेस्ट हो गए। इसको भी मैं मॉक टेस्ट बोल रहा हूँ, या इसको कंफ्यूजन ना हो, इसको मैं मॉक टेस्ट मतलब कोचिंग वाला हो गया, और इसको मैं जीबीजी बोल देना, गेट पेपर। ठीक है, बिफोर एक्चुअल गेट एग्जाम, जो भी बोलना है उसको मैं जीबीजी बोल देना। अब क्या करोगे, सबसे पहले तो अगर 20 दिसंबर तक गेट का अगर टाइम टेबल या एडमिट कार्ड आ गया है तुम लोग का, तो अगर गेट मान लो अगेन इस साल भी 2 सेट में है, तो अगर 2 शिफ्ट में होगा तो एक मॉर्निंग का शिफ्ट होगा जनरली 9:30 से 12:30 मान लो, टाइम तो पता चल जाएगा, और दूसरा शिफ्ट मान लो है 2 बजे से 5 बजे तक। तो अगर टाइम टेबल नहीं आया है, मॉक टेस्ट में देना शुरू कर दिया हूं बट अभी तब तक एडमिट कार्ड नहीं आया है, तब तो कोई भी एक टाइम सेलेक्ट कर लो, या तो 9:30 या 2। बट अगर एडमिट कार्ड आ गया है, तो मेरा अगर एग्जाम 9:30 से 12:30 है, तो मेरे को जो मॉक टेस्ट देना है, पहला चीज 9:30 बजे एग्जैक्ट शुरू करना है और 12:30 बजे एग्जैक्ट खत्म करना है। अगर मेरा 12:30 तक 2 क्वेश्चन छूट रहे हैं तो मेरे को बनाने की भूल के भी कोशिश नहीं करना है। ठीक है, अब ये क्यों बोल रहा हूँ, बोलोगे टेस्ट सीरीज में तो अपने आप टाइम खत्म हो जाएगा, मॉक टेस्ट में खत्म हो जाएगा ना, ये ईयर वाइज भी है, गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देने हैं मेरे को एज ए टेस्ट। ठीक है, दूसरा अगर मेरा 12:15 बजे टेस्ट कंप्लीट हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बंद करके उठ गया, मेरे को जो क्वेश्चन बने हैं या नहीं बने उसको अच्छे से बनाने की कोशिश करना है, या कुछ लग रहा है चेक करना चाहिए तो उसको चेक करना है। कहने का मतलब है 12:30 से पहले उठना नहीं है टेस्ट देके। सेम चीज अगर किसी का 2 बजे का टाइम टेबल है तो 2 से 5 ही देना है, भूल के भी कि 1 बजे दे देंगे, कभी 5 बजे दे रहे हैं, कभी 4 बजे दे रहे हैं, या कभी सुबह दे रहे हैं, ये नहीं करना है। जो टाइम है एडमिट कार्ड में उसी टाइम में देना है। उसके 2 कारण है, एक तो उस टाइम में उठने की आदत और तैयार रहने की आदत होगी, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है उस टाइम में तुम लोग का दिमाग गेट के एग्जाम के लिए एक्टिव रहेगा, क्योंकि उस टाइम में तुम लोग रोज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो उसी टाइम में देना है। ठीक है, दूसरी चीज अगर मेरा 9:30 बजे एग्जाम है तो फिर 100 कितने बजे भी, लेकिन आदत डाल लो 7 बजे उठने का, 6 से 7 बजे उठने का। ठीक है, अगर 9:30 बजे एग्जाम है, किसी को लेट तक पढ़ने का आदत रहता है तो इसलिए सुबह लेट तो उठता होगा, हो सकता है, अभी उस सब दिमाग मत लगाओ। बट अगर मेरा 9:30 बजे उठा है तो 7 बजे कुछ भी हालत में उठना है, सो कितने बजे भी, सोने का दिमाग नहीं लगाना कि 12 बजे किसी भी हालत में सो जाना है, क्योंकि अगर तुम लोग का 3 बजे सोने का आदत होगा तो 12 बजे नींद नहीं आएगा। लेकिन जैसे 6-7 बजे किसी भी हालत में उठने लगोगे तो 4-5 दिन बाद अपने आप 12 या 1 बजे नींद आने लगेगा। ठीक है, तो उठने का टाइम डालो कि 7 बजे मेरे को उठ जाना है, और 2 बजे है तो ये उठने वाला या वो वाला लफड़ा तो नहीं होगा, कोई ऐसा बंदा तो होगा नहीं जो 1 बजे उठता होगा। ठीक है, हाँ, जिसका 2 बजे एग्जाम है बल्कि थोड़ा लेट उठ रहा है तो अच्छी बात है, रात को लेट तक पढ़ के, बट वो सब दिमाग मत लगा ना, 2 वाले के लिए उतना लफड़ा नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अगला, अब मॉक टेस्ट देने से पहले क्या करना है, मैं वापिस बोला बिना पढ़े टेस्ट नहीं देना है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि रोज मॉक टेस्ट में दे रहा हूं। रोज अगर मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूं तो 12 का 12 सब्जेक्ट का क्लास नोट्स में रोज पढ़ पाऊं, नहीं हो सकता ये। तो क्या रिवीजन करना, उसके लिए क्या बना है तुम लोग, फॉर्मूला कॉपी शॉर्ट नोट्स, इसी के लिए तो बना है। तो क्या करोगे, चाहे 9:30 बजे दो या 2 बजे, टेस्ट देने से पहले मेरे को पूरे फॉर्मूला कॉपी को एक बार रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट देने से पहले उसको अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स को, फॉर्मूला कॉपी को। ठीक है, सिली मिस्टेक्स वाला है तो पेज पलटा के नॉर्मल देख ली एक बार के, उसके बाद मेरे को एग्जाम देना है। ठीक है, यहां मेरे को टाइम मैनेजमेंट का भी प्लानिंग करना है, तो इधर ध्यान देना। टाइम मैनेजमेंट, मॉक टेस्ट के लिए क्या टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए वो मैं जो मॉक टेस्ट देते समय मैंने जो अप्लाई किया था वो तरीका मैं बताऊंगा, लेकिन उस तरीकों को शुरू के 3 से 4 मॉक टेस्ट में, उस तरीके को सीरी के 3-4 मॉक टेस्ट में अप्लाई नहीं करना है। क्यों अप्लाई नहीं करना है, मैं जो भी तरीका टाइम मैनेजमेंट का बताऊंगा उसको शुरू के 3-4 टेस्ट में अप्लाई नहीं करना है। क्यों अप्लाई नहीं करना है, शुरू के 3-4 टेस्ट में तुम लोग को अपना स्ट्रेटजी बनाना है, क्योंकि हो सकता है मेरा स्ट्रेटजी तुम लोग के लिए उतना इफेक्टिव वर्क ना करे टाइम मैनेजमेंट वाला,
हो सकता है तुम लोग के लिए कोई और स्ट्रेटजी ज्यादा वर्क करे। तो शुरू के 3-4 मॉक टेस्ट मैं जो बताऊंगा उसमें प्लान दिमाग लगाना है। 4 टेस्ट के बाद फिर दोनों को मर्ज करोगे, अपने स्ट्रेटजी और मेरे स्ट्रेटजी को, और एक अपना एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाओगे। बट शुरू के 3-4 टेस्ट कैसे प्लान करोगे वो बताऊंगा मैं, बट मेरा तरीका एज इट इज अपनाना नहीं है टेस्ट देने का, शुरू के 3-4 टेस्ट, ठीक है। बाकी हाँ उसके बाद मेरा तरीका जो है मैं बताऊंगा, बट पहले खुद से क्या करना बता रहा हूं। एक तो 20 दिसंबर के बाद रोज एक मॉक टेस्ट। अब रोज एक मॉक टेस्ट में क्या आएगा, एक मॉक टेस्ट मान लो 20 दिसंबर को मैं टेस्ट सीरीज का दिया, तो 21 दिसंबर को ईयर वाइज वाला दे दो, ठीक है। 22 दिसंबर को फिर टेस्ट सीरीज का दिया, तो 23 दिसंबर को ईयर वाइज मतलब गेट के प्रीवियस ईयर है, गेट के प्रीवियस ईयर वालों को भी एक प्रॉपर गेट का पेपर समझ के देना है, ठीक है। दूसरा चीज, ये टेस्ट सीरीज कोचिंग का टेस्ट सीरीज या गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। ये समझना है कि मेरा जिस भी तारीख को एग्जाम है, सपोज मेरा 5 फरवरी को 9:30 बजे एग्जाम है, तो मेरे को समझना है टेस्ट देते समय कि आज 5 फरवरी है और सुबह के 9:30 एग्जाम है 5 फरवरी को, तो मेरे को समझना है टेस्ट देते समय आज 5 फरवरी है और सुबह के दिन के 2 बजे में है और मैं एग्जाम दे रहा हूँ। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये मॉक टेस्ट या ईयर गेट के प्रीवियस ईयर को ईयर वाइज देते समय मेरे दिमाग में ये होना चाहिए कि आज मेरा गेट का एग्जाम है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ गेट बिफोर गेट, ठीक है। आज मेरा 2 बजे गेट का एग्जाम है, यही समझ के देना है। तभी मैं मेंटली अपने आप को उस 5 फरवरी के लिए, यानी जिस दिन मेरा सच में गेट का एग्जाम है उसके लिए मैं तैयार कर पाऊंगा, ठीक है। ये हो गया। अब टेस्ट देते समय क्या करोगे, ये तो हो गया। टेस्ट देने से पहले फॉर्मूला कॉपी रिवाइज, ये समझ के टेस्ट देना है कि आज मेरा गेट का एग्जाम है। अब टेस्ट देते समय पहले तो पहला दिन जब टेस्ट दोगे तो 3 आवर में उस टेस्ट को कंप्लीट करने का कोशिश करोगे कि 3 ही आवर का तो क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे भी दे रहे हो कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। जो भी अपना एक प्लानिंग सोचे उस प्लानिंग से। टेस्ट देने के बाद, टेस्ट देते समय मेरे दिमाग में रहना चाहिए आज किसका एग्जाम है, गेट का। टेस्ट देने के बाद अब मेरे को जो भी उस एग्जाम का एनालिसिस करना है, और एनालिसिस करते समय अब मेरे को दिमाग से ये हटा देना है कि मैंने आज गेट का एग्जाम दिया है। टेस्ट देते समय आज गेट का एग्जाम है, टेस्ट देने से पहले आज गेट का एग्जाम है, टेस्ट देने के बाद आज गेट का एग्जाम नहीं था। क्यों नहीं था? अगर मान लो तुम लोग का 100 में 95 नंबर आया, तो हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस में एकदम उड़ने लगे और अगले दिन के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे। हो सकता है 100 में 60 नंबर आया या 50 नंबर आया, तो हो सकता है मैं एकदम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में पढ़ ही नहीं रहा हूँ। जबकि मेरे को जो गलती हुआ है उसको मैं एनालाइज करूंगा तो अगले टेस्ट में और अच्छा इंप्रूव आएगा। अगले टेस्ट में नहीं आएगा तो जिस तरीके से बता रहा हूँ, एक चीज गांठ मार लो, जिस दिन सच में गेट का एग्जाम है उस दिन तो अच्छा नंबर आएगा ही। लेकिन हाँ, टेस्ट देते समय गेट का एग्जाम, टेस्ट देने के बाद एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट। टुडे गेट का एग्जाम नहीं है, वो बाद में, इसीलिए तो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, ये ठीक है। अब एनालिसिस कैसे करना है, तो अब गेट मॉक टेस्ट या ईयर वाइज क्वेश्चन देने के बाद केवल मेरे को गलतियों का एनालिसिस नहीं करना है। मेरा एनालिसिस का 2 पार्ट हो जाएगा। एक तो जो मेरे से गलतियां हुई उसका तो होगा ही, मिस्टेक्स का। अगला एनालिसिस में मेरा टाइम मैनेजमेंट भी अब इन्वॉल्व होगा, ठीक है। क्योंकि मैं पहले बोल रहा हूँ, शुरू के 4-5 टेस्ट मेरे तरीके को बाद में अप्लाई करना है, पहले अपना तरीका बना और उसमें क्या गलतियां उसको सुधारना है, तो वो एनालिसिस का पार्ट अब वो भी आएगा। मिस्टेक का तो सेम तरीका है। अगर कॉन्सेप्ट का मिस्टेक है उस टॉपिक को वापस पढ़ो, जिस भी सब्जेक्ट का है, जिस भी चीज का है। अगर सिली मिस्टेक है उसको लिखो, अगली बार अवॉइड करो। और अगर आउट ऑफ सिलेबस है तो उसका तरीका बता चुका हूं। अब अगला इंपॉर्टेंट चीज क्या है एनालिसिस में, टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट शुरू के 4-5 टेस्ट खुद एनालिसिस करो कि इस टेस्ट में अगर मेरे को कोई क्वेश्चन टाइम के कारण नहीं बना या उसके कारण गलती हुआ, तो मैंने टाइम को यूटिलाइज करने में, 3 घंटे को यूटिलाइज करने में क्या क्या गलतियां की और उसको मैं अगली बार क्या सुधार करके उसको सही कर सकता हूं। खुद एनालाइज करो, खुद एनालाइज करो कि टाइम मैनेजमेंट में मेरे को क्या क्या सुधार करने की जरूरत है शुरू के 4-5 टेस्ट तो एटलीस्ट, ठीक है। और अगली बार उसको अप्लाई करो और देखो मेरे लिए वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और ये हर टेस्ट में करना है। मिस्टेक वाला तो सेम तरीका है, बट मॉक टेस्ट में टाइम मैनेजमेंट, ये तो हो गया। रोज एक जो मॉक टेस्ट देना उसका तरीका। बिफोर गिविंग टेस्ट, फॉर्मूला कॉपी रिवाइज एंड consider today is my gate exam. After test, today was not my gate exam and analyze the paper. ठीक है, पेपर को 2 तरीके से एनालाइज करना है, एक तो गलतियों के लिए, मिस्टेक्स के लिए, और दूसरा टाइम मैनेजमेंट के लिए। ये हो गया। उसके बाद जो मेरे पास, अगर सुबह तुम लोग टेस्ट दिए तो शाम का समय बच जाएगा, या जो भी हो तो समय तो बचेगा ही। बाकी जो समय बच रहा है, बट ये इंपॉर्टेंट है, उसमें मेरे को क्या करना है, वापिस हर सब्जेक्ट को सब्जेक्ट वाइज रिवाइज करना है। ये तो तुम लोग रोज 12 सब्जेक्ट एक साथ फॉर्मूला कॉपी रिवाइज कर लिए, वो तो रिवीजन हो ही रहा है, बट वापस मेरे को लास्ट के 1.5 महीने में हर सब्जेक्ट को सब्जेक्ट वाइज रिवीजन भी करना है, ठीक है। तो रोज मॉक टेस्ट देने के बाकी जो समय बच गया उसमें सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करना है।
हाँ, जैसे तुम लोग का 20 दिसंबर तक एक का सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज टेस्ट देना बच गया होगा, तो उसको पढ़ के अच्छे से उसको खत्म करने के बाद उसको शुरू करना है, और हर एक सब्जेक्ट को मॉक टेस्ट देने का जो समय बच गया फिर वापस सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करना शुरू करना है। अब सब्जेक्ट रिवीजन में मान लो सॉन्ग को अच्छे से वापस क्या करोगे, क्लास नोट्स पढ़नी है, ठीक है। दूसरा क्या करोगे, जब टॉपिक वाइज टेस्ट देते समय गेट के क्वेश्चन तुम लोग बनाओगे ना, या ईएस के प्री ऑब्जेक्टिव, तो उसमें जो क्वेश्चन तुम लोग को लगेगा ना कि थोड़ा अलग टाइप का है, इसमें मेरे को ज्यादा दिक्कत हुआ, उसको मार्क करते जाना, तो उसको वापस बनाते जाना, ठीक है। उसको एक बार मार्क कर दोगे तो उसको एक बार और बना लेना, गेट के क्वेश्चन पूरे नहीं बनाने हैं वो, ठीक है। वैसे ही मान लो एमडी को क्लास नोट्स अच्छे से, एक ही दिन में ये नहीं होगा, अच्छे से इसको करते गए, फिर अगले दिन एमडी ईएम की क्लास नोट्स अच्छे से रिवाइज किए, गेट के क्वेश्चन जो तुम लोग मार्क किए उसको किए, वैसे ईएम का किए। उसके बाद जैसे ये तीनों कर लिए, जो मैं तुम लोग का छुड़वाया था कॉम्बो, जैसे सॉम एमडीएम का एक कॉम्बो तो पहले दे चुके, एक कॉम्बो जो छुड़वाया था उसको देना है, ठीक है। ये अपना शाम के समय चलेगा, सुबह 9:30 से 12:30 या 2 से 5 मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस, उससे पहले फॉर्मूला कॉपी, उसके अलावा जो टाइम बच रहा है उसमें ये करना है, ठीक है। ये 1.5 महीने का समय आराम से बहुत है, तुम लोग को कोई भी टाइम कमी नहीं पड़ने वाला, ठीक है। वैसे भी जब अच्छे से अगर गेट का तैयारी करे हो ना, तो ये मैं गारंटी दे रहा हूँ लास्ट के 1 से 1.5 महीने अपने आप पढ़ने का मन करेगा, तो टाइम का दिक्कत नहीं जाएगा। तो सॉन्ग एमडी ईएम क्लास नोट्स अच्छे से रिवाइज कर दिए, क्लास नोट्स, फॉर्मूला कॉपी नहीं, फॉर्मूला कॉपी तो मॉक टेस्ट के लिए, कॉम्बो 2 टेस्ट देना है, ठीक है। और कॉम्बो 2 जैसे ही इसका दे दिए, अगेन उसके बाद पोस्ट एनालिसिस सेम है, कॉम्बो वाले टेस्ट में मैं पहले बता चुका हूँ, टाइम मैनेजमेंट का एनालिसिस नहीं करना है। क्या करोगे, इसमें गलत जो क्वेश्चन हुआ है, अगर कॉन्सेप्ट के कारण गलत हुआ है तो वापिस पढ़ो, अगर सिले मिस्टेक हुआ है तो उसको लिखो और अगली बार के लिए सुधारो, अगर आउट ऑफ सिलेबस है तो उसको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है तो कर लिए। सेम सॉम एमडीएम के बाद एफएम थर्मो एचएमटी का, इंडस्ट्रियल का, प्रोडक्शन का, अगर सिविल है तो जियोटेक स्ट्रक्चर, जिसका भी कॉम्बो है उस तरीके से करते हैं, ये तुम लोग को करना है। और रोज मॉक टेस्ट और ईयर वाइज गेट का पेपर देना है, एक ही देना है, एक दिन में एक से ज्यादा मॉक टेस्ट भी नहीं देना है, ठीक है। जैसे एक दिन अगर मैं मॉक टेस्ट दिया हूं, अगले दिन जिस दिन मैं गेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाउनलोड करके उसको एज ए टेस्ट दे रहा हूं, तो उस दिन मॉक टेस्ट नहीं देना है। ये चीज क्लियर है, किसी को भी दिक्कत, ये हो गया। अब अगला जो पार्ट आ रहा है टाइम मैनेजमेंट, तो पहला तो मैं बता चुका, शुरू के 5 टेस्ट, खुद टेस्ट के बाद एनालिसिस करना है कैसे टाइम मैनेजमेंट, मेरे को क्या गलती हुआ और उसको मेरे को अगली बार क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, और उसको अगले मॉक टेस्ट में अप्लाई करके देखोगे। हाँ, मैं अपना तरीका बता दे रहा हूँ, 5 टेस्ट देने का मेरे तरीकों को और अपने तरीकों को मिक्स करना, मतलब एनालाइज करना प्रॉपर, और अपना एक फिर फाइनली एसओपी बना लेना टेस्ट देने का, और उसको हर टेस्ट में अप्लाई करते जाना। मैंने क्या किया था, जैसे सबको पता है गेट के क्वेश्चन में टोटल 65 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के, ठीक है। इस 65 क्वेश्चन में से 55 क्वेश्चन टेक्निकल होंगे, ठीक है, जो 85 मार्क्स के होंगे, और 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के होंगे जो 15 मार्क्स के होंगे, ठीक है। 85 प्लस 15 100, 55 10 प्लस 10 65, ठीक है। अब ये जो टेक्निकल क्वेश्चन है 55, इसमें तुम लोग का 25 क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और 30 क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, 30 दूना 60 70 80 85। ये जो 10 क्वेश्चन है एप्टीट्यूड के, उसमें 5 क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और बाकी 5 क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, यही होता है ना। तो टोटल 65 क्वेश्चन में नंबर ऑफ क्वेश्चन में रहता हूं, 55 क्वेश्चन टेक्निकल, 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड, 55 में 25 क्वेश्चन 1 मार्क, 30 क्वेश्चन 2 मार्क, ये 10 एप्टीट्यूड में 5 क्वेश्चन 1 मार्क और 5 क्वेश्चन 2 मार्क, यही होगा और कुछ नहीं होने वाला। अब इसको कैसे यूटिलाइज करोगे, मैं अपना अप्रोच पहले बता रहा हूं। 3 घंटे में मैंने क्या किया था, ठीक है, 3 आवर्स में, कुछ लोग को लगता होगा 2 नंबर से शुरू करना चाहिए, कुछ लोग को लगता है 1 नंबर से शुरू करना चाहिए, जिसको जो अच्छा लगता है शुरू में अप्लाई करके देखना। मेरा तरीका था, शुरू में मेरे को 1 to 65 क्वेश्चन, मतलब पहले शुरू के 55 क्वेश्चन टेक्निकल, फिर देन एप्टीट्यूड, ये मूव करना है। ये 1 से 65 क्वेश्चन जाते समय मैं क्या करता था, जो क्वेश्चन मेरे को इजिली बन जाएंगे, जैसे 1 से 65 क्वेश्चन जाते समय मेरे को जो क्वेश्चन लगता है कि इजिली मेरे से बन जा रहे हैं, वो क्वेश्चन बनाने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं जाने वाला, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, ऐसे क्वेश्चन को मैं बोलता हूँ लड्डू क्वेश्चन। लड्डू मतलब वो मेरे से बन ही जाने हैं, उसमें कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है, उस क्वेश्चन को मैं बनाते जाता था, क्योंकि ना तो उसमें टाइम वेस्टेज होना है ना कुछ होना है, ठीक है। दूसरा, साथ में ही पैरेलल नहीं, जो क्वेश्चन मेरे को देख के लगता है ये मेरे से बन जाएगा लेकिन ये टाइम बहुत खाने वाला है, वो अपने आप देख के समझ में आता जाएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन मेरे को लगता है बन जाएगा, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो मेरे को पता है कि तुरंत बन जाएगा तो मैं बनाते जा रहा हूँ,
जो क्वेश्चन लगता है मेरे को बन जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा लेगा, उसको मैं करते जाता था मार्क फॉर रिव्यू। क्योंकि होता क्या है, अगर उसको मैं पहले बनाने लगूंगा तो एक तो शुरू में अभी हम लोग का दिमाग एग्जाम देने के लिए एक्टिव हुआ नहीं है, तो अगर किसी क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लगने वाला है तो पहली बार में और ज्यादा टाइम लगता है। तो मेरा सीधा सा अप्रोच था, शुरू के 65 क्वेश्चन में लाइन से 1 से 65 क्वेश्चन गया, जो क्वेश्चन तुरंत बनने वाला है बनाते गया, जो क्वेश्चन में टाइम कम लगने वाला बनाते गया, जो क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है इसमें टाइम ज्यादा लगेगा वो खुद तुम लोग को अपने आप जैसे जैसे समय आते जाएगा उसको मैं करता हूँ, और बट बन जाएगा उसको मैं मार्क फॉर रिव्यू करता हूँ। और जो क्वेश्चन का अप्रोच ही समझ में नहीं आ रहा पहली बार में उसको एक बार के लिए स्किप, ऐसा नहीं कि उसको बनाना नहीं है, बाद में उसको बनाना है बट पहले, ठीक है। उससे होगा क्या, मेरे एक तो एक भी लड्डू क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, क्योंकि लड्डू कोई नहीं छोड़ने वाला। और अगर मेरे को मार्क फॉर रिव्यू एक क्वेश्चन में पता चला मैं आधा घंटा लगाने के चक्कर में 3 लड्डू मेरा छूट गया तो वो ज्यादा दिक्कत करेगा, तो मेरे लड्डू एक भी नहीं छूटेंगे। उसके बाद अगले टाइम इंटरवल में जो मेरे से मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन है उसको बनाना है, सिंपल सी बात है। और देखना तुम लोग का ये दिमाग इतना एक्टिव हो जाएगा तो ये अगली बार में उसमें मार्क फॉर रिव्यू जो किए हो ना, तो पहली बार में जितना टाइम लगता है उससे कम ही टाइम इसमें लगेगा। हाँ, लेकिन तब जब तुम लोग एकदम आराम से पेशेंस के साथ पेश दे रहे हो, बिना हड़बड़ाए। एक चीज हमेशा याद रखना, 3 घंटे में कैलकुलेटर के साथ, वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउ है, 65 क्वेश्चन बनाने में कोई ज्यादा टाइम दिक्कत नहीं होता। इवन कोई भी एग्जाम ले लो, चाहे इसरो का चाहे ईएस का, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं होता है मैक्सिमम एग्जाम में, और टाइम मेरे को हमेशा वहां कम पड़ता है। लेकिन यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 65 ही है और 3 घंटे का टाइम है, कैलकुलेटर भी अलाउ है, तो टाइम का दिक्कत नहीं है। ये दिमाग में रखोगे तो टाइम का दिक्कत नहीं जाएगा और दिमाग में वो प्रेशर भी नहीं रहेगा, ठीक है। फिर मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन बनाना, ये बना दिए। उसके बाद जो क्वेश्चन मेरे को पहली बार में अप्रोच समझ में नहीं आ रहा तो उसको बनाना। और पक्का अगर तुम लोग ये कर चुके, मार्क फॉर रिव्यू कर लिए, उसके बाद 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे को लगता था बनेंगे ही नहीं, उसमें भी देखना तुम लोग से 3 4 5 क्वेश्चन तो पक्का बन जाएंगे, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। क्यों बन जाएंगे, क्योंकि होगा तो वो सिलेबस का ही पार्ट, पढ़े तो हो गए तुम लोग, बस अप्रोच नहीं ले पा रहे थे। और गेट का एग्जाम क्या, गेट का फुल फॉर्म क्या है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। एप्टीट्यूड यहाँ जो वर्ड है ना, इसलिए नहीं है कि वो 10 नंबर का या 15 नंबर का एप्टीट्यूड आ रहा है, वो जो तुम लोग का टेक्निकल है उसमें भी वो एप्टीट्यूड चेक कर रहा है। और एप्टीट्यूड चेक कर रहा है इसका मतलब अगर तुम लोग उस चीज को पढ़े हो और एक प्रॉपर अप्रोच क्वेश्चन का समझ में आ गया तो क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाएगा। हाँ, बस पहली बार में क्या होता है, तुम लोग का 65 क्वेश्चन करने को होते हैं तो दिमाग नहीं लग पाता, बट अगली बार में अगले इंटरवल में बस वो 7 ही क्वेश्चन मेरे को करना है तो दिमाग लगा पाओगे, तो बस ये अंतर आएगा। तो ये मेरा तरीका था देने का, बट हो सकता है ये तरीका हर किसी को कहीं, जैसे हो सकता है किसी को लगे 2 नंबर का क्वेश्चन बनाने में ज्यादा फायदा है, पहले एप्टीट्यूड बनाने में, किसी को लगे 1 नंबर का क्वेश्चन जाने बनाने में फायदा है। बट अगर ये अप्रोच है, शुरू में लड्डू पूरे खा लिए, उसके बाद जो मार्क फॉर रिव्यू किए उसको बना लिए, उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं बन रहे, ये मेरा अप्रोच था, ये ठीक है। शुरू के 5 टेस्ट अपने अप्रोच से टेस्ट दो, यूटिलाइज टेस्ट के बाद ये एनालिसिस करो कि टाइम मैनेजमेंट में क्या कमी रहा, फिर 5 टेस्ट के बाद मेरा तरीका अपना तरीकों को दोनों को कंपेयर करो और एक अपना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाओ, 6ठे टेस्ट में उसको अप्लाई करो, फिर टेस्ट के बाद एनालाइज करो कि टाइम मैनेजमेंट में आज क्या दिक्कत हुआ। ऐसे कर करके वो अपने आप क्या होते जाएगा, इंप्रूव होते जाएगा। तो ये था ओवरऑल टेस्ट देने का तरीका। 15 दिसंबर तक टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज कॉम्बो, 15-20 दिसंबर के बाद रोज एक मॉक टेस्ट, प्लस साथ में पैरेलली में सब्जेक्ट वाइज रिवीजन का तरीका, उसके लिए मैं एक कॉम्बो टेस्ट छुड़वाया हूँ, ये करना है, ठीक है। और एक बार मैं मान के चल रहा हूँ समझने के लिए, मान लो तुम लोग का गेट का एग्जाम 5 फरवरी के हो तो उससे 10 दिन पहले टेस्ट सीरीज का एक भी टेस्ट नहीं लेना है, एक भी नहीं, मतलब एक भी नहीं, सबको मैं कारण के साथ एक्सप्लेन करूंगा। जो गेट का प्रीवियस ईयर है वो 2-3 चाहो तो दे सकते हो, 2-3, उससे ज्यादा नहीं, 3-4 दिन पहले तो कोई टेस्ट देना नहीं है। तो लास्ट के 10 दिन क्या करना है, मस्त रिलैक्स करो। रिलैक्स वाला यानी कि घूमने निकल गए, मूवी देख रहे हैं, बहुत ज्यादा ये सब भी नहीं करना है। रिलैक्स का मतलब है माइंड को फ्री रखो, सिंपल फॉर्मूला कॉपी रिवाइज करो, थोड़ा बहुत क्लास नोट्स पढ़ते गए, ये सब करो, जो मन कर रहा है वो करो, जैसे पढ़ने का मन कर रहा है वैसे पढ़ो। हाँ, साथ में थोड़ा बहुत टाइम पास के लिए कुछ करना है तो वो भी करो, थोड़ा बहुत, दिन भर नहीं कि मूवी देखने लगे। और मूवी का भी मतलब ये नहीं कि दिमाग लगाने वाला मूवी देखने लगे, दिमाग गेट में लगाना है, माइंड को हल्का करने वाला। कॉमेडी देख लिए, कुछ किसी को तारक मेहता अच्छा लगता है तो वही देख लिए, जेठालाल को देख के खुश होना है तो वही देख के खुश हुए, ऐसा नहीं कि मेरे को शर्मा आ रहा है उसमें, जिसको जो अच्छा लगता है वही देखो, ठीक है, माइंड को हल्का करने के लिए, ठीक है, ये करना है। साथ में अपना क्लास नोट्स पढ़ते रहे, फॉर्मुला कॉपी, बट एक भी टेस्ट सीरीज का टेस्ट नहीं देना है। हाँ, 2-3 अगर गेट का प्रीवियस ईयर देना है तो एक दिन में करके वो देती है, ठीक है, उसका, ठीक है, पहला चीज। तो
दूसरा चीज, लास्ट के 10 दिन में हो गया ये गेट के एग्जाम वाले दिन मैं जो मेन चीज है केवल वही बता रहा हूं। अगर मान लो तुम लोग का एग्जाम 2 शिफ्ट में होता है, ठीक है, एक मॉर्निंग शिफ्ट है और एक आफ्टरनून वाला शिफ्ट है 2 बजे। मॉर्निंग वाले का, आफ्टरनून वाले का एक फायदा बताया था, थोड़ा सा नींद वाला में फायदा है उनको कि रोज 7 बजे जबरदस्ती उठने की जरूरत नहीं है। लेकिन 2 बजे वाले को एक नुकसान है जिसको उन्हें ध्यान देना है, 9:30 से 12:30 जिनका एग्जाम है उनसे भूल के भी एग्जाम के बाद कांटेक्ट नहीं करना है। कांटेक्ट नहीं करना है मतलब बात भी नहीं करना है, कैसा पेपर गया, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कैसा आया था पेपर, आसान आया था कि टफ आया था, कुछ भी नहीं पूछना है। ठीक है, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है, इसका मैं नुकसान बता रहा हूँ। तुम लोग का अभी तो थोड़ा सा आसान हो गया, 2 ही सेट में पेपर आता है। 2014 का जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, एक्चुअल में तो सारा एक्सपेरिमेंट 2014 से ही शुरू हुआ था मैकेनिकल ब्रांच में। ऑनलाइन ही एग्जाम पहली बार उस समय शुरू हुआ था और उसमें भी 4 सेट में पेपर आया था, क्योंकि पहली बार था तो थोड़ा सा सिस्टम का भी दिक्कत था, तो उन्होंने 4 सेट में यूटिलाइज समय बनाया था। एक मॉर्निंग, इवनिंग, उसकी सैटरडे संडे को मॉर्निंग और इवनिंग, और मेरा ये वाला सेट था 2 बजे से 5 बजे तक, वो भी लास्ट वाला। मैंने क्या गलती किया था, जो पहला मॉक टेस्ट, ये गलती थी मेरी। अभी तक तो मैं जो अच्छा प्लानिंग किया था मैं अपने टेस्ट में मैंने वो बताया, अब मैं बता रहा हूँ मेरे से जो सबसे बड़ी गलती हुई थी। ठीक है, तो ये गलती भूल के भी नहीं करना है। पहला टेस्ट जो दे के आया उससे मैं पूछा, हाँ दोस्त कैसा गया पेपर, अरे पेपर बहुत आसान आया था, 61 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया हूँ। ठीक है, मॉक टेस्ट 2 कैसा गया क्वेश्चन, अच्छा गया था, एकदम अच्छा गया, 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया हूँ। मॉक टेस्ट 3 कैसा गया, एकदम अच्छा, 59। और ये मैं 60, 61, 59 ये जो कैंडिडेट बता रहा हूँ मैं जिनसे पूछा था, मैं उन्हीं के व्यक्ति से पूछा था जिन्होंने सिंसियरली गेट की तैयारी की थी। ठीक है, अब मेरे दिमाग में क्या चले, 65 तो टोटल क्वेश्चन आते हैं, इसमें से 61 क्वेश्चन ये करके आया है, 3 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं और मेरा इंग्लिश तो बहुत अच्छा है ही, तो उसमें ग्रामर में उसमें गलती होने के चांसेस होंगे, तो मैं करूँ कितने की मेरी रैंक है। और ये तो मैं अभी जो मैं अपने आसपास जिनको जानता हूँ मैं उनसे पूछा हूँ ना, एग्जाम तो पूरे इंडिया वाले, तो ऐसे करके मैंने अपने दिमाग में बहुत ज्यादा प्रेशर पुट कर लिया। वो तो ठीक है, मैंने घर वालों से बात करके फिर जो मैं नाम लिया जेठालाल, उसका सीरियल देख के अपने आप को थोड़ा सा लाइट किया, लेकिन ये चीज मेरे को थोड़ा सा तो हैम्पर किया। तो ये चीज भूल के भी नहीं करना है, केवल जो सेट है उसका अपना पेपर दे के आ जाना है तब तक। हाँ, और किसी का सुबह है तो फोन लगा के नहीं बताना है कि मेरा पेपर ऐसे गया ये गया। ठीक है, किसी को भी नहीं करना है, अपना बस पेपर देने जाना रिलैक्स माइंड से। और मैं बता रहा हूँ मेरे कम से कम लग रहा है मेरे को उस प्रेशर के कारण एक आध क्वेश्चन तो नहीं, तो आज मेरी 70 रैंक भी अच्छी है, मैं वो नहीं बोला कि मेरे को है, बट 70 रैंक से और अच्छी रैंक आती। ठीक है, तो वो और अच्छी तुम लोग ला पाओ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज ध्यान देना, जिस टाइम एग्जाम है उस टाइम एग्जाम देने जाना, उससे पहले जिसका एग्जाम हो चुका है उनसे मेरे को कोई बात नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये टेस्ट देने का तरीका था दोस्तों, ये मैंने अपना अप्रोच बताया। ठीक है, किसी को हो सकता है कि ये लगे कि इसमें ये भी चीजें इन्वॉल्व होनी चाहिए, इस तरीके से टेस्ट सबका ठीक है, बट सब एक चीज याद रखना, अपना एक टेस्ट सीरीज देने का एक पैटर्न बना लो। मेरा तरीका मैं बता दिया, कुछ लगता है कि तुम लोग इसमें और ऐड कर सकते हो तो वो ऐड करो, लेकिन एक पैटर्न के बिना, एक प्रॉपर प्लानिंग के बिना टेस्ट सीरीज देने का कोई मतलब नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। दूसरी चीज, ये नहीं करना है आज मैंने एक प्लानिंग बना लिया, ठीक है, आज मैंने एक प्लानिंग बना लिया, कल आया, ठीक है, आज मैंने एक प्लान, कल और कोई बताया ना अपना प्लानिंग, उसको फिर से अपना प्लानिंग को मैंने चेंज कर दिया, परसों किसी तीसरे ने प्लानिंग बताया, फिर मैंने अपने प्लानिंग को चेंज कर दिया। ये चीज नहीं करना है। मैंने जो आज प्लानिंग बनाया है, जो तुम लोग को अपना और इनपुट लगता है वो ऐड करके अपना एक एसओपी बनाओ टेस्ट सीरीज देने का, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, और उसको ध्यान पे रखते हुए पूरा तैयारी को प्लानिंग करो। अभी तुम लोग को एक फायदा ये है, चूंकि ईएस का एग्जाम जुलाई में हो गया है, तो तुम लोग के दिमाग में उसका प्रेशर नहीं है कि ईएस का तैयारी भी साथ में करना, उसके टेस्ट सीरीज भी देना है। पहला ये फायदा मेरे साथ भी था। मेरे साथ फायदा ये था, एक तो 2014 में ईएस का एग्जाम ही जून जुलाई में होता था, उस समय जनवरी में होता भी नहीं था, बट मेरे को सबका कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि मेरा अंडर एज था ईएस के लिए, और ईएस के लिए अंडर एज था, तो मेरे को तो उसकी तैयारी करनी नहीं थी, तो फोकस केवल गेट में था। तो तुम लोग को भी अभी ये एक फायदा है, अब उसको फायदा ही मान के चलो कि अभी मेरे को ईएस को फोकस करके तैयारी नहीं करना है। ठीक है, चलो थैंक यू। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज मैंने ये जो टेस्ट सीरीज देने की आपको स्ट्रेटजी बताई है वो आपको समझ आई होगी, और मैं ये भी उम्मीद करता हूं
कि आप टेस्ट सीरीज को प्रॉपर प्लान करके प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ ही दोगे। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। और फ्यूचर में और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमेशा याद रखिए, टू गेट सक्सेस डिटर्मिनेशन इज द की।